मार्च का महीना था, साल 2020। अमेरिका के एरिजोना राज्य का मौसम उस वक्त बेहद गर्म और सूखा था। हवा में रेत तैरती थी और सूरज की तपिश इतनी तेज कि जमीन कांप उठे। सोनोरन रेगिस्तान, जहां तक नजर जाए, बस तपता हुआ आसमान और बेजान धरती। इसी रेगिस्तान की ओर एक आदमी अपनी जीप चलाता हुआ जा रहा था। नाम था जसन हॉवर्ड। उम्र 34 साल। लंबा, दुबला-पतला और आंखों में वो अजीब सी शांति जो सिर्फ पहाड़ों में घूमने वाले लोगों में होती है। वो कोई साहसी रोमांचक आदमी नहीं था, बल्कि ऐसा इंसान जो अकेलेपन में सुकून खोजता था। जसन को प्रकृति से प्यार था। पहाड़, जंगल, नदियां, रेगिस्तान। उसे लगता था कि जब इंसान अकेला होता है तो वो खुद से सबसे ज्यादा ईमानदार होता है। इसलिए हर कुछ महीनों में वो कहीं दूर निकल जाता था, बिना किसी साथी के, बिना किसी कैमरे के, बस अपनी डायरी और पुरानी कैमरा लेकर। उस दिन भी उसने अपने दोस्त टॉम को एक आखिरी संदेश भेजा था। यहां से आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा है। तूफान आने वाला है, बादल बिजली से चमक रहे हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं। और उस संदेश के साथ उसने एक तस्वीर भेजी, एक विशाल कैक्टस के पीछे उठता हुआ तूफानी बादल और हवा में उड़ती हुई रेत। वो थी उसकी आखिरी तस्वीर। उसके बाद जसन का फोन कभी नहीं बजा। दिन बीते, रातें गुजरी, लेकिन जसन घर नहीं लौटा। शुरू में दोस्तों ने सोचा शायद सिग्नल न हो, शायद उसने समय बढ़ा दिया हो। लेकिन जब 5 दिन बीत गए और उसका कोई पता नहीं चला, तो चिंता ने डर का रूप ले लिया। उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मेरा बेटा कभी इस तरह बिना बताए नहीं रहता। उसकी आवाज कांप रही थी। पुलिस ने तुरंत तलाश अभियान शुरू किया। दर्जनों पुलिस अधिकारी, सैकड़ों स्वयंसेवक, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, हर दिशा में खोजबीन शुरू हुई। लेकिन सोनोरन रेगिस्तान कोई साधारण जगह नहीं थी। यह एक ऐसा इलाका था जहां दिन में आग बरसती थी और रात में सन्नाटा चीखता था। रात में तापमान अचानक गिर जाता और हवाएं इंसान की हड्डियों तक को ठंडा कर देतीं। रेत के बीच में कोई रास्ता नहीं, कोई निशान नहीं। हर दिशा एक जैसी लगती थी। लोग कहते थे, एक बार अगर वहां रास्ता खो गया तो वापसी नहीं। खोज के दौरान टीम को जसन की जीप मिली। अंदर उसका बैग, कुछ सूखी खाने की चीजें और पानी की बोतलें। सब कुछ वैसा ही था जैसे वो छोड़ गया हो। लेकिन जसन वहां नहीं था। रेगिस्तान जैसे उसे निगल चुका था। शहर में खबर फैल गई, एक पर्यटक रेगिस्तान में लापता हो गया। लोकल न्यूज चैनल्स पर उसकी तस्वीर आई। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, नीली आंखें और दाढ़ी में रेत जमी हुई। लोगों ने कहा, शायद उसने खुद को खत्म कर लिया हो। किसी ने कहा, रेगिस्तान में सांप या बिच्छू ने काट लिया होगा। लेकिन उसकी मां बार बार कहती रही, नहीं, वो लौटेगा, मेरा जसन लौटेगा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, पर जसन नहीं लौटा। साल बीत गया। मामला ठंडा पड़ गया। फाइल पर लापता व्यक्ति का ठप्पा लग गया। बस एक तस्वीर, एक पुरानी कैमरा और वो नाम, जसन हॉवर्ड। 3 साल तक कोई खबर नहीं आई। कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं। बस एक अधूरी कहानी जो रेगिस्तान की रेत में दबी रह गई। लेकिन 2023 की गर्मियों में किस्मत ने अचानक करवट ली। वो दिन भी तपता हुआ था। कुछ जीव विज्ञानी, यानी वैज्ञानिकों की एक छोटी टीम, सोनोरन रेगिस्तान के उत्तरी हिस्से में भेड़ियों पर अध्ययन करने आई थी। टीम में 4 लोग थे, टॉ मिलर, उनकी सहायक जूली और 2 छात्र। रेगिस्तान का वह हिस्सा बहुत कम आबादी वाला था। न बिजली, न सड़कें, न कोई गांव। बस चट्टानों के बीच ऊंचे ऊंचे सागुआरो कैक्टस, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने लगते थे। जूली दूरबीन से इलाके को देख रही थी। अचानक उसने देखा,
डॉ मिलर, उधर कुछ है। दूर एक कैक्टस के नीचे कुछ चमक रहा था, शायद किसी जानवर की हड्डी या शायद किसी इंसान का सामान। टीम वहां पहुंची और जो उन्होंने देखा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। वहां एक इंसान का कंकाल पड़ा था, लेकिन यह कोई साधारण मौत नहीं लग रही थी। कंकाल को जंग लगे तार से कैक्टस के तने से कसकर बांधा गया था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहां छोड़ दिया हो। डॉ मिलर का चेहरा सफेद पड़ गया। तुरंत पुलिस को खबर दो, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। टीम पीछे हट गई। हवा में एक सड़ी हुई गंध थी और सन्नाटा इतना गहरा कि पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। रेगिस्तान फिर एक बार किसी रहस्य को खोलने वाला था। पुलिस आई, इलाके को सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने हर कोना छाना। कैक्टस के पास रेत में कुछ धातु के टुकड़े थे, एक फौजी बेल्ट का हिस्सा और पोर्टेबल गैस बर्नर का जला हुआ हैंडल। जब कंकाल की जांच की गई तो उसकी हड्डियों पर जानवरों के पंजों के निशान और जलने के दाग थे। जांच टीम के चेहरों से रंग उड़ गया। यह कोई हादसा नहीं है, किसी ने धीमी आवाज में कहा। यह हत्या है। डीएनए रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगे। फिर एक सुबह जब रिपोर्ट आई, कक्ष में सन्नाटा छा गया। वो जसन हॉवर्ड था। 3 साल बाद रेगिस्तान ने उसे वापस लौटाया, लेकिन जिंदा नहीं, बल्कि एक दर्दनाक मौत की गवाही बनकर। उस दिन शाम को सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। रेगिस्तान की रेत लाल हो गई थी। पुलिस टेप के पीछे खड़ी टीम ने आखिरी बार उस कैक्टस को देखा जिससे जसन का कंकाल बंधा था, जैसे वो पेड़ अब भी किसी राज को छुपाए बैठा हो। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब जानते थे अब यह मामला लापता व्यक्ति का नहीं रहा। यह एक खूनी रहस्य था जो अब खुलने वाला था। जसन हॉवर्ड का कंकाल मिलने की खबर ने पूरे एरिजोना को हिला दिया। 3 साल तक गायब रहने वाला आदमी अब इस हालत में मिला था कि पुलिस भी कुछ पल के लिए सन्न रह गई। शुरुआती जांच में यह साफ हो गया, यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सोच समझकर की गई हत्या थी। रेगिस्तान का सबसे खतरनाक इलाका, वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं था। मतलब, जिसने जसन को वहां ले जाकर मारा, वो इलाके को बहुत अच्छी तरह जानता था। फॉरेंसिक टीम ने इलाके की मिट्टी, कैक्टस की छाल और हड्डियों के टुकड़े इकट्ठा किए। सभी चीजें लैब भेज दी गईं। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई। हड्डियों पर किसी तेज हथियार का निशान नहीं था। मतलब जसन को मारा नहीं गया था, बल्कि वो धीरे धीरे मौत के हवाले हुआ था। तापमान, पानी की कमी और धूप की तेजी ने उसके शरीर से हर बूंद निचोड़ ली थी। रेगिस्तान में यह मौत एक यातना थी। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला, उसे बांधकर जिंदा छोड़ दिया गया था। अब जांचकर्ताओं ने जसन की जिंदगी की आखिरी झलक पकड़ने की कोशिश शुरू की। उसके मोबाइल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और ईमेल्स की जांच की गई। आखिरी मैसेज, वही तूफान वाली तस्वीर। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क से कोई सिग्नल नहीं मिला। लेकिन एक बात ने पुलिस का ध्यान खींचा। उस तस्वीर में पीछे जो बादल थे, उनकी दिशा और मौसम के डेटा से पता चला कि वह तस्वीर रेगिस्तान के पश्चिमी हिस्से में ली गई थी। लेकिन जसन की लाश मिली उत्तरी इलाके में, यानी कोई उसे वहां से दूर ले गया था। पुलिस ने उस इलाके में फुटप्रिंट एनालिसिस कराया। कैक्टस के पास 2 तरह के जूतों के निशान थे, एक जसन का और दूसरा किसी और का। दूसरे निशान गहरे थे, मतलब वह आदमी ज्यादा भारी था। अब पुलिस के पास साफ साफ संकेत था, जसन अकेला नहीं था। जांच के दौरान उस जगह से कुछ चीजें और मिलीं। एक पोर्टेबल गैस बर्नर का हैंडल और एक फौजी बेल्ट के टुकड़े। बेल्ट का बकल टूटा हुआ था और उस पर पुराने जंग लगे तार के निशान थे। फॉरेंसिक टीम ने बेल्ट पर से छोटे छोटे रेशे निकाले और पता चला कि यह सैन्य गुणवत्ता की बेल्ट थी, जो आम लोगों को नहीं मिलती।
बल्कि फौजी स्टोर्स में बेची जाती है। अब पुलिस के सामने सवाल था, कौन ऐसा व्यक्ति था जो रेगिस्तान की भौगोलिक जानकारी भी रखता था और फौजी सामान का इस्तेमाल भी करता था। तलाश के दौरान पुलिस ने जसन के पुराने संपर्कों की लिस्ट तैयार की। उनमें एक नाम सामने आया, मार्क केलर। वह वही आदमी था जो 3 साल पहले जसन की खोज में शामिल हुआ था, एक स्थानीय स्वयंसेवक। उस समय वह खोजी दल का हिस्सा था जिसने हफ्तों तक रेगिस्तान में जसन को ढूंढने की कोशिश की थी। लोग उसे मददगार कहते थे। वो इलाके को जानता था, हर रास्ता, हर मोड़। लेकिन अब जसन की लाश मिलने के बाद, जब उसके अतीत की जांच हुई, तो कहानी का रुख बदल गया। पता चला कि कुछ साल पहले मार्क केलर को एक युवा महिला के अपहरण के मामले में सजा हुई थी। वो जेल में 3 साल रहा, फिर पैरोल पर बाहर आया। उस पर आरोप था कि उसने एक लड़की को जंगल में बंधक बनाकर रखा था, कई दिनों तक, बिना किसी फिरौती या किसी कारण के, बस नियंत्रण के लिए। वो लड़की किसी तरह भाग निकली और मार्क पकड़ा गया। उस वक्त उसने कहा था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, बस देखना चाहता था कि इंसान डर में कितना टिक सकता है। यह बयान अब जसन की मौत से मिलाने पर सिहरन पैदा कर रहा था। जब पुलिस मार्क केलर से पूछताछ करने गई, तो वो गायब था। उसका घर खाली पड़ा था, अंदर की सारी चीजें वैसी की वैसी। फर्नीचर पर धूल जमी थी, लेकिन रसोई में कुछ ताजा खाने की चीजें रखी थीं। मतलब वो हाल ही में वहां था। पुलिस को वहां से एक नोटबुक मिली जिसमें उसने कुछ निर्देश लिख रखे थे, रूट मैप्स, तापमान नोट्स और सर्वाइवल लिस्ट। लेकिन जो चीज सबसे डरावनी थी, वो था रेगिस्तान का नक्शा, जिस पर लाल स्याही से कई जगह गोल घेरे बने थे। उनमें से एक जगह वही थी जहां जसन का शव मिला था। घर की तलाशी के दौरान गैरेज में एक और बड़ा खुलासा हुआ। वर्कबेंच पर उपकरण सलीके से रखे हुए थे। वही पड़ा था तार काटने वाला कटर। फॉरेंसिक टीम ने इसे अपराध स्थल से मिले तारों से मिलाया। कट का पैटर्न बिल्कुल मेल खाता था। एक कील पर लटक रही थी पुरानी फौजी बेल्ट, जिसका बकल गायब था। बिल्कुल वही टुकड़ा जो जसन की लाश के पास मिला था। पास ही एक खाली गैस सिलेंडर रखा था, बिल्कुल उसी मॉडल का जैसा अपराध स्थल से मिला बर्नर था। अब सबूतों की एक एक ईंट केलर के खिलाफ खड़ी हो रही थी। पुलिस के लिए यह साफ था, यह कोई आकस्मिक हत्या नहीं, बल्कि एक योजना बनाकर किया गया अपराध था। पड़ोसियों से पूछताछ की गई। सबने एक ही बात कही, वो आदमी अजीब था। कभी किसी से बात नहीं करता था, हमेशा अकेले रहता था। एक पड़ोसी ने बताया, वो अक्सर अपने पुराने ट्रक में कहीं निकल जाता था, कई दिनों तक वापस नहीं आता था। कभी हंसते हुए नहीं देखा उसे, बस सख्त चेहरा और खाली निगाहें। दूसरे ने कहा, वो लोगों से बचता था, जैसे समाज से कोई नाराजगी हो उसे। अब पुलिस समझ चुकी थी, वो आदमी एक असामाजिक शिकारी था, जो लोगों के बीच नहीं, शिकार के बीच रहना पसंद करता था। मार्क केलर के पुराने केस की फाइलें खोली गईं। मनोवैज्ञानिकों की रिपोर्ट में लिखा था, उसका मकसद पैसा या सेक्स नहीं था। वो दूसरे इंसान पर काबू पाने की भावना से ग्रस्त था। वो देखना चाहता था कि डर में इंसान कितना टूट सकता है। उस समय लड़की बच गई थी, इसलिए उसे मेंटल ट्रीटमेंट की सलाह दी गई थी। लेकिन बाद में रिहा होने के बाद उसकी यह प्रवृत्ति और गहरी हो गई थी। अब यह साफ था, जेल से निकलने के बाद उसने फिर वही खेल खेला। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसका शिकार मर गया। पुलिस ने मार्क केलर को पकड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी तलाश शुरू की। उसकी तस्वीर हर पुलिस स्टेशन, हर न्यूज चैनल पर दिखाई गई।
सीमा गश्त तक को अलर्ट किया गया, क्योंकि शक था कि वो राज्य पार कर गया होगा। लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो गया था। उसका पुराना ट्रक नहीं मिला। उसके बैंक खाते खाली थे। कोई ऑनलाइन गतिविधि नहीं। कई हफ्तों बाद साइबर टीम को उसके घर से एक हार्ड ड्राइव मिली, जो पूरी तरह फॉर्मेट की गई थी। लग रहा था जैसे किसी प्रोफेशनल ने किया हो। कई महीनों की मेहनत के बाद टीम कुछ डेटा रिकवर करने में सफल हुई। फाइलों में सर्च हिस्ट्री मिली। यूटा बॉर्डर के परित्यक्त खननगाम, थर्मल कैमरों से कैसे बचे, कम साधनों में कितने दिन जीवित रहा जा सकता है। यह साफ था, वो भागा नहीं था, बल्कि छिपने की योजना बनाकर गया था। 6 महीने बीत गए। कोई नई सूचना नहीं। मामला लगभग ठंडा पड़ने लगा था। फिर एक दिन यूटा के एक छोटे से काउंटी में एक गेम वार्डन, जंगल अधिकारी, ने शेरिफ के दफ्तर में कॉल की। उसने बताया, मैं पहाड़ी इलाके में गश्त कर रहा था, जहां एक पुरानी खनिक की झोपड़ी है। वो दशकों से बंद थी, लेकिन आज उसकी छत से धुआं उठ रहा था। शेरिफ ने तुरंत टीम भेजी। इलाका खतरनाक था, चट्टानें, जंगल और खाई। घंटों की तैयारी के बाद स्पेशल टीम ने झोपड़ी को चारों ओर से घेर लिया। लाउडस्पीकर से आवाज दी गई, मार्क केलर, बाहर आओ, हमारे पास हथियार है, आत्मसमर्पण करो। कई बार पुकारा गया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। घंटों इंतजार के बाद टीम ने अंदर घुसने का फैसला किया। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर का नजारा। सबके पैरों तले जमीन खिसका गया। झोपड़ी में बस एक कमरा था। मिट्टी का फर्श, दीवारों पर पुरानी लकड़ी। एक कोने में धूल भरा बिस्तर था। उस बिस्तर पर बैठा था मार्क केलर, लेकिन वो मरा हुआ था। उसके बगल में एक पुरानी पिस्तौल पड़ी थी और माथे में गोली का निशान था। कोई संघर्ष नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस गहरा सन्नाटा। जांच में पता चला, उसने खुद को गोली मारी थी, संभवतः हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर। कमरे में खाना, पानी और नक्शे थे, लेकिन जो चीज सबसे चौंकाने वाली थी, वो थी बिस्तर के पास रखी एक तस्वीर। तस्वीर थी एक विशाल सागुआरो कैक्टस की। पीछे काले बादल, आसमान में बिजली चमकती हुई। वो ठीक वही तस्वीर थी जो जसन हॉवर्ड ने गायब होने से पहले अपने दोस्त को भेजी थी। यानी केलर ने वह तस्वीर खुद ली थी, शायद उसी दिन, जसन को वहां बांधने से पहले। वो उसकी ट्रॉफी थी, उसकी भयानक स्वीकारोक्ति। अब सब कुछ साफ था। कहानी पूरी हो चुकी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि की, वो बंदूक मार्क की ही थी, जो उसने कानूनी रूप से खरीदी थी। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, कोई शब्द नहीं, बस वही तस्वीर। केस को क्लोज्ड घोषित कर दिया गया, लेकिन पुलिस अधिकारियों के चेहरों पर संतोष नहीं था, क्योंकि इस कहानी में न्याय नहीं हुआ था, बस अंत हुआ था। जब जसन की मां को बताया गया कि उसके बेटे का कातिल मर चुका है, तो उसने बस इतना कहा, वो अब आजाद है, मेरा बेटा अब तकलीफ में नहीं है। और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सोनोरन रेगिस्तान फिर वही हो गया। दिन में जलता सूरज, रात में ठंडी हवा और रेत पर चलती हल्की आंधी। कैक्टस अब भी वही खड़ा था, जहां जसन की हड्डियां मिली थीं। लोग कहते हैं, रात में जब हवा चलती है, तो उस कैक्टस के पास से कभी कभी किसी आदमी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी पूछ रहा हो, क्यों? सूरज धीरे धीरे पश्चिम में ढल रहा था। सोनोरन रेगिस्तान की तपती रेत पर सुनहरी रोशनी फैल गई थी। हवा में अजीब सी शांति थी, जैसे कोई लंबा संघर्ष खत्म हो गया हो।
पुलिस टीम उस झोपड़ी के बाहर खड़ी थी जहां मार्क केलर की लाश मिली थी। चारों तरफ बस सूखी जमीन, कंटीले झाड़ और पत्थरों के बीच छिपा हुआ वो सन्नाटा जो किसी भी इंसान के दिल में डर भर दे। अंदर केलर का शरीर सफेद चादर से ढका पड़ा था। फॉरेंसिक अधिकारी धीरे धीरे उपकरण समेट रहे थे। कमरे में बस दो चीजें रह गईं, वो पुरानी पोलारॉइड तस्वीर और एक जंग लगी पिस्तौल। उस तस्वीर को एक अधिकारी ने धीरे से उठाया और खिड़की के पास जाकर उसे रोशनी में देखा। आसमान में बादल, बिजली और पीछे वह विशाल कैक्टस, बिल्कुल वही जो जसन हॉवर्ड की आखिरी तस्वीर में था। पुलिस अधिकारी ने लंबी सांस ली और बोला, यह आदमी पागल नहीं था, ये योजनाबद्ध दानव था। कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उस वक्त सबके दिल में एक ही बात थी, कितनी भयानक है वो सोच जहां इंसान किसी दूसरे की मौत में सुकून ढूंढता है। कुछ दिनों बाद जसन हॉवर्ड का अंतिम संस्कार किया गया। उसकी अस्थियां उसी जगह रखी गईं जहां से उसे आखिरी बार देखा गया था, रेगिस्तान के उस ऊंचे पठार पर जहां सूरज ढलते वक्त आकाश लाल हो जाता है। उसकी मां सफेद कपड़ों में चुप खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे उसे अब यकीन था कि उसका बेटा अब दर्द में नहीं है। उसने धीरे से कहा, जसन, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा। अब तू इस धरती का हिस्सा बन गया है। पास खड़े अधिकारी चुपचाप खड़े रहे। कभी कभी सच्चे अपराधों में न्याय अदालत से नहीं मिलता, बस समय और प्रकृति ही फैसला करती है। केलर की मौत के बाद उसका घर फिर से सील किया गया। फॉरेंसिक विभाग ने उसकी हर चीज का रिकॉर्ड बनाया, हर किताब, हर नोट, हर नक्शा। एक कमरे में उन्हें उसकी पुरानी डायरी मिली। ज्यादातर पन्ने फटे हुए थे, लेकिन कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। एक पन्ने पर लिखा था, कभी कभी मैं देखना चाहता हूं कि डर कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। दूसरे पन्ने पर लिखा था, रेगिस्तान शांत है, वह बोलता नहीं, बस देखता है। ये पंक्तियां जैसे उसके मन की गहराई खोल रही थीं। वो इंसान जो किसी जमाने में खोज टीम का हिस्सा था, वो खुद एक शिकारी बन गया था जो अपने शिकार के दर्द से आनंद लेता था। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, केलर का दिमाग एक ठंडे और नियंत्रित व्यक्ति का था। उसे न पैसा चाहिए था, न प्रसिद्धि। उसे चाहिए था बस नियंत्रण। और जब वो नियंत्रण मिल गया, उसने खुद को खत्म कर लिया। कई महीनों बाद वो जगह जहां जसन का कंकाल मिला था, एक स्थानीय पर्यटन स्थल बन गई। लोग वहां जाते, उस विशाल कैक्टस को देखते और चुप हो जाते। कुछ लोग वहां फूल रखते, कुछ बस तस्वीर खींचकर लौट आते। लेकिन ज्यादातर लोग एक ही बात कहते, यह जगह अजीब सी खामोशी रखती है। विज्ञानियों ने उस कैक्टस को संरक्षित किया, लेकिन उन्होंने एक बात बताई, इस पौधे की जड़ें जसन की हड्डियों तक पहुंच गई थीं, जैसे प्रकृति ने उसे अपने अंदर समा लिया हो। अब वो कैक्टस जसन की याद में खड़ा था, मौन, स्थिर और साक्षी बनकर। जसन हॉवर्ड की कहानी मीडिया और इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग उसे कैक्टस मर्डर केस कहने लगे। सैकड़ों डॉक्यूमेंट्री चैनल्स ने इस घटना पर वीडियो बनाए। लोगों ने चर्चाएं की। कुछ ने कहा यह सब प्लान था, कुछ ने कहा वो पागल था। लेकिन सच वही रहा, एक इंसान को रेगिस्तान में बांध दिया गया था और किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। लोगों ने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जेसन ट्रेंड चलाया, लेकिन जसन के परिवार ने सिर्फ एक बात कही, हमें बदला नहीं चाहिए, हमें बस सुकून चाहिए कि अब सब खत्म हो गया। मुख्य जांच अधिकारी डिटेक्टिव रॉबर्ट लार्सन ने रिटायरमेंट के बाद एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने अपने जीवन में सैकड़ों अपराध देखे, लेकिन जसन हॉवर्ड का केस कुछ और था।
इसने मुझे सिखाया कि बुराई हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी वो चुपचाप काम करती है, योजनाबद्ध, ठंडी और निर्दयी। उन्होंने कहा, मुझे आज भी वो कैक्टस याद है। वो खड़ा था, ऊंचा, जैसे किसी ने दर्द को पत्थर में बदल दिया हो। मार्क केलर की मौत के बाद सारा मामला बंद कर दिया गया, लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैरता रहा, क्यों जसन? दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, कोई संपर्क नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तो फिर उसने उसी को क्यों चुना? क्या केलर जसन की तस्वीरों को देखकर उसकी अकेलेपन से प्रभावित हुआ था? क्या उसे ऐसे लोग पसंद थे जो समाज से दूर खुद में रहते थे? या फिर वो बस एक अनजान शिकारी था जो किसी को भी निशाना बना सकता था? इन सवालों के जवाब अब कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आदमी जो उन्हें जानता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। साल बीत गए। रेगिस्तान में सब कुछ वैसे ही चल रहा था। सूरज, रेत, हवा और कैक्टस। रात में जब तेज हवा चलती है तो कैक्टस की शाखाएं हिलती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। धीरे धीरे रेत के नीचे से आवाज आती है, मुझे पानी दो, मुझे छोड़ दो। लोग कहते हैं वो जसन की आत्मा नहीं, बल्कि इंसानियत की आवाज है, जो हर बार कहती है, कभी किसी को अकेलेपन में मत छोड़ो। हर कहानी कुछ सिखाती है, और यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान के भीतर का अंधेरा कभी कभी सबसे शांत चेहरे के पीछे छिपा होता है। जसन हॉवर्ड का नाम आज भी उन यात्रियों के बीच लिया जाता है जो अकेले सफर करते हैं। कहते हैं, अगर सोनोरन रेगिस्तान में जाओ तो सूरज ढलने से पहले लौटाना, क्योंकि वहां अब भी वो सन्नाटा है जो एक बार किसी की सांसें निगल चुका है। और अगर कभी आप उस विशाल सागुआरो कैक्टस के पास जाए तो उसके नीचे हल्के से हाथ जोड़कर खड़े होना, क्योंकि वहां एक आदमी सो रहा है जिसने बस अकेलापन चाहा था, लेकिन मिला उसे मौत का रेगिस्तान। कहानी वही लौट जाती है जहां से शुरू हुई थी, एक तस्वीर, आसमान में काले बादल और एक आदमी जो कह रहा था, यहां से आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज भी उस तस्वीर में आसमान खूबसूरत दिखता है, लेकिन अब जब लोग उसे देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि हर खूबसूरती के पीछे कभी कभी एक दर्द भी छिपा होता है। सोनोरन रेगिस्तान आज भी वही है, मौन, विशाल और रहस्यमय। वो सब जानता है पर कुछ कहता नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती, बस हवा में गूंजती रहती है। क्यों? अगर आप सच्चे अपराधों की ऐसी सिहरन भरी सच्चाइयां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि जब अगली डरावनी सच्चाई सामने आए तो आप सबसे पहले जान सकें।